हर इंसान जो है वो अपनी उम्र से 8-10 साल कम लगना चाहता है। उन्होंने सिर्फ अपने फेशियल और सर्जिकल प्रोसीजर्स इतने करवाए हुए हैं कि अब उनका मार्जिन नहीं बचा मजीद सर्जरीज का। हाइफो है, इसी तरह अगर आप इंजेक्टेबल्स वाली साइड पे जाते हैं तो बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, जो कि झुर्रियाँ चेहरे की जो सादा आवाम है घर में बैठी हुई है, वो क्या इससे गेन करे। मैं समझता हूँ अपने एज के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए और सोच समझ के वो चीज़ें करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं एक बार फिर टिकटॉकर, होस्ट और एक इन्फ्लुएंसर जमाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? जी, आपकी दुआएं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप पेशावर से यहाँ हमें ज्वाइन करने के लिए आ जाए। आपका बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा शाह जी, आप टिकटॉकर के साथ साथ स्किन केयर स्पेशलिस्ट और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर भी हैं। आजकल एक बात देखने में आ रही है कि स्किन की बीमारियां बढ़ रही हैं। अक्सर लोग स्किन की एलर्जी की बड़ी मतलब जो है ना वो शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बारे में कुछ वजाहत करें। देखिए जी, स्किन एलर्जी, स्किन कंडीशंस डिफरेंट किस्म की होती हैं और वो डिफरेंट वजूहात की वजह से होती हैं। कुछ जो है वो कंटीजियस होती हैं, जैसे छूत की बीमारियां होती हैं। कांटेक्ट टू कांटेक्ट होती है। अगर आपको किसी ऐसे मुतासर शख्स के साथ आपका मेल जोल या उठना बैठना है तो वह आपको वहाँ से भी लग सकती है। जैसे ये चीज़ वायरल भी है। वायरल भी है, बिल्कुल वायरल भी है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें किसी मेडिसिन के रिएक्शन में भी हो सकती हैं, ठीक है? और मौसम के असरात की वजह से भी बहुत लोगों की स्किन रिएक्ट कर रही होती है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत लोगों की जो स्किन है वो बर्न आउट हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। समटाइम को बहुत ज़्यादा सर्दी भी बर्दाश्त नहीं नहीं करता। कर सकता, आपने देखा होगा क्रैक्स पड़ जाते हैं, लिटरली स्किन जो है वो फट जाती है। जैसे हमारी हील्स एरिया जो है वो भी फट जाती है, क्रैक हो जाती हैं। तो वेदर कंडीशन इसमें बहुत एक रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो है अकॉर्डिंग टू द स्किन कंडीशन आप जो है वो मोड ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर जाते हैं। अगर आपको एंटी वायरल्स लेनी है, अगर आपको टॉपिकल कोई मेडिसिन या कोई लोशन सप्लाई करने हैं तो वो उससे आपको ओवर द काउंटर आराम मिल सकता है या इफाका हो सकता है। लेकिन इट्स बेटर टू ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर और अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि आपको पता चले कि आपका स्किन का मेजर इशू क्या है। आजकल लोगों में एंटी एजिंग का रुझान बढ़ता जाता है। वो मेल हो या फीमेल हो, कि वो कम उम्र लगे, खूबसूरत लगे। इस हवाले से हमें कुछ बताइए। हर इंसान जो है वो अपनी उम्र से 8-10 साल कम लगना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अगर अपनी उम्र से ज़्यादा जो है वो छोटे लगेंगे, आप अगर यंग करते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है। अब जाहिर है अगर लोगों में ये कॉन्शियसनेस होगी तो अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचेंगे ख्याल और वो रखिए। देर तक जिंदा रहेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्ट से ज़्यादा है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से जो है वो ज़्यादा हमने ये चीज़ें अडाप्ट की है, चाइना से हमने ज़्यादा अडाप्ट की है। इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आजकल चल रहे हैं। सर्जरी से हट के, इंजेक्टेबल से हट के जो है वो टॉपिकल बहुत सारी सी क्रीम्स भी हैं, ऐसे सीरम्स और लोशंस भी हैं जो आप अप्लाई करके, जैसे रेटिनॉल सर फेरिस्त है। रेटिनॉल या रेटिनॉइक एसिड जो है वो इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन का सेल टर्नओवर जो है वो बढ़ा सकते हैं। उससे होता ये है कि आपकी स्किन का जो है वो सेल रीजनरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। तो जितनी जल्दी आपकी स्किन का रीजनरेशन सेल्स का प्रोसेस बढ़ेगा उतनी ही जल्दी आपके स्किन के पुराने सेल्स जो हैं वो शेड ऑफ होंगे और नए सेल्स आएंगे। ठीक है, हमारी पूरी जो बॉडी है वो सेल से बनी है, एक बड़ी बेसिक चीज़ है। तो जितने नए सेल्स बनेगी उतनी आपकी स्किन रिजुविनेट फ्रेश और ग्लोइंग लगेगी। अदर देन दैट, लेज़र अब आ गए हैं, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है डाइजे की फोटोना प्लस के नाम से एक बहुत ही एडवांस और हाईटेक लेज़र है जो नॉन इन्वेजिव भी है और जो है वो आप एंटी एजिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। बहुत अच्छे उसके रिजल्ट है। इसी तरह हाइफो है, इसी तरह अगर आप इंजेक्टेबल्स वाली साइड पे जाते हैं तो बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, जो कि झुर्रियाँ चेहरे की और फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं और अब बहुत कॉमन हो गया है। अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि हर गली मोहल्ले में जो सैलून्स वाले हैं तो उन्होंने भी ऊपर बोर्ड लगाए हुए हैं कि जी वी आर डीप डूइंग द बोटॉक्स एंड फिलर्स। हमेशा फोकस ये रखना चाहिए कि आप सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ, एस्थेटिशियन के पास जाएँ और अपने आप को सेफ हाथों में रखें। पीएमडीसी की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास, ताकि आप अपना जो चेहरा है, अपना फेस जो है वो जिसको हवाले कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, वो बिगाड़ ना दें। या अगर उनसे कोई गड़बड़ भी हो जाती है तो वो दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है? फिर एंड में आपका आ जाता है सर्जरीज़ का जो प्रोसीजर है। ख़ैर हमारे यहाँ तो रुझान कम है, अब ज़रा थोड़ा-सा बढ़ रहा है।
किसी ने नोज जॉब करवा ली, किसी ने स्किन टाइटनिंग करा। माइकल जैक्सन ने किया था। एग्जैक्टली उनका तो वो कहते हैं ओवरऑल उन्होंने अपने बॉडी के बड़े सारे मॉडिफिकेशंस किए थे। लेकिन हमारी अब जैसे सेलिब्रिटीज़ को देखें तो वो भी अब सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ आ रही हैं और सारा कुछ। हमारे हमसाया ममालिक में जो है वो बड़ा जो है वो भारत की अगर बात की जाए तो हर दूसरी सेलिब्रिटी या हर दूसरी एक्ट्रेसेस ने कोई ना कोई सर्जरी, चाहे वो नोज जॉब हो, चाहे वो स्किन लिफ्टिंग हो, चाहे वो जॉ लाइन की शेपिंग हो, इस तरह के प्रोसीजर जो है वो कराए मेड टू लुक यंग, डिफरेंट एंड अट्रैक्टिव ऑन द स्क्रीन। अमिताभ बच्चन साहब जो कि बहुत बड़े स्टार हैं पूरे इंडो पाक के, जब वो अपनी 50 में पहुंचे, लेट 40s या अर्ली 50s में, तो उनके चेहरे पे बाकायदा वो आसार नज़र आए कि जैसे उनकी एज बढ़ रही है। लेकिन अगर आज के दौर से इस चीज़ का मुआवजा किया जाए तो आज बड़े हीरोज ऐसे हैं कि जो 60 से अबव हो चुके हैं, लेकिन उनका स्टारडम अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। एग्जैक्टली अगर एक जगह में एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि अगर आप सिर्फ शाहरुख खान का देखें ना कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत उनकी फेलोशिप है पाकिस्तान में भी और इंडिया में, अक्रॉस द ग्लोब भी उनको बड़ा चाहा जाता है। उन्होंने सिर्फ अपने फेशियल और सर्जिकल प्रोसीजर्स इतने करवाए हुए हैं कि मैंने यहाँ तक भी सुना है कि आप उनका मार्जिन नहीं बचा मजीद सर्जरीज का। तो इसी तरह सलमान खान भी ले लें तो ऑलमोस्ट सभी ने करवाए गए। तो पहले के जो हमारे आर्टिस्ट होते थे वो ज़्यादा और ऑर्गेनिक थे, उनके चेहरे ज़्यादा नेचुरल थे। Natural भी रहते थे। मधुबाला देख लें। ना वो बॉडी बिल्डर थे, एग्जैक्टली जैसे वो थे अपनी स्किन को लेकर भी और फिजिकल कंडीशन को भी, वो वैसे के वैसे ही रहे थे। वो सही है। तो अभी ये रुझान ज़रा ज़्यादा बढ़ गया है और एक जो है वो एक रैट रेस लगी है, हर बंदा जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो है वो ट्रीटमेंट्स ले, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए। अगेन मेरा मैसेज यही होगा कि सर्टिफाइड बंदे के पास जाएं, सर्टिफाइड एस्थेटिशियन या डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। एवरी टॉम डिक एंड हैरी के पास जाके अपने आप को मत सौंपे, क्योंकि वो जो कर देगा फिर वो फिक्स नहीं हो सकेगा। क्योंकि मेरे एक दोस्त था, ही इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट इन दुबई, बहुत अच्छा उसका नाम है, उसने प्रोसीजर एक करवाया था दुबई में और वहाँ पे उसको फिलर्स के नाम पे सिलिकॉन इंजेक्ट कर दिया गया ये चीक्स में और उसकी जॉ लाइन में, जो कि फिक्स नहीं होता। अब पिछले दिनों मेरी उससे बात हुई थी तो ही टोल्ड मी कि जी अब सर्जिकली उसका वो जो है फिलर्स अंदर से निकाला जाएगा। फिलर तो था ही नहीं, वो सारा जो था सिलिकॉन भरा हुआ था, तो वो निकाला जाएगा। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाएं। क्या ये चीज़ें सिर्फ डाइट प्लान से भी ठीक रह सकती हैं? जी बिल्कुल, किसी हद तक रह सकती हैं अगर आपकी डाइट जो है वो ऑर्गेनिक है। आप जैसे वाटर का इंटेक, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना, एग्जैक्टली सिर्फ प्रोटीन पे आना। बिल्कुल ऑर्गेनिक डाइट का इस्तेमाल करें, पैकेज फूड अवॉइड करें, वर्कआउट करें। वर्कआउट जितना होगा तो आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो सर से पैर तक रहेगा, तो ठीक है। जैसे ही आपका ब्लड का फ्लो बेटर होगा, उसी के साथ साथ आपके जो है वो सेल्स भी रीजनरेट होना शुरू हो कर दी। उसी के साथ साथ आपके चेहरे में रनाई भी आएगी, रौनक भी आएगी और एक नेचुरल ग्लो आएगा। तो ये लाइफस्टाइल पे भी बहुत डिपेंड करता है। मैंने जैसे अपने पिछली भी पॉडकास्ट में ये बोला था कि आपकी लाइफस्टाइल पे बहुत ही चीज़ें मुनहसर होती हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आप मॉडल भी हैं, आपने किन ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की? अच्छा, बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ तो मैंने इससे पहले भी बात की हम थी। पहले भी बात कर चुके हैं। करेक्ट। ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के बाद आई गॉट सेलेक्टेड, देन डिफरेंट उसके बाद जो है मतलब मुझे रिस्पांस बड़ा अच्छा आया। उसके बाद मैंने डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ, लाहौर के डिज़ाइनर्स थे, कराची के भी थे, साहबाल के भी डिज़ाइनर्स थे, उनके साथ काम किया। कुछ ब्रांड्स थे हमारे, उनके साथ मैंने काम किया। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। कहा जाता है कि टिकटॉक जो है ये दूसरों तक अपनी मालूमात पहुंचाने के लिए एक बड़ा इफेक्टिव या मौसर हथियार है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ भी देखी गई है कि लोग मालूमात पहुंचाने की आड़ में लोगों की इज्जतें उछालते हैं और सिर्फ अपने मनफी जज्बात की तस्कीन के लिए वो टिकटॉक जैसी जो है वो काम करते हैं। बल्कि अगर वो पॉडकास्ट की बात की जाए तो ये भी कहा जाता है कि जी वो पॉडकास्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अगर उनसे बात की जाए तो वो आगे से जवाब देते हैं कि जी पाकिस्तान की ऑडियंस जो है, हमारे मुल्क की ऑडियंस की जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी वो अनपढ़ और जाहिल लोगों की है। तो वो जो यानी उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और हम उनको खुश करने के लिए ये काम करते हैं और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। हालांकि मेरे ख्याल में ये बड़ी नेगेटिव बात है कि एक तरफ तो आप अपने हम वतनों की इतनी तमीन कर रहे हैं, उनको अनपढ़ और जाहिल कह के। आप इस बारे में वजाहत फरमाइए। मेरा मानना ये है कि देखिए सोशल मीडिया के पास बहुत पावर है। आपको हीरो भी बना सकती है और आपको ज़ीरो भी बना सकती है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़ीरो को हीरो बनाने की ताकत आजकल के टाइम में सोशल मीडिया के पास है। और बहुत सी एग्जांपल्स और बहुत से नाम ऐसे हैं कि जो सोशल मीडिया ने हीरोज़ बनाए हैं। ठीक है।
अब आपकी उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे परसीव करते हैं, कैसे आगे लेके जाते हैं, ठीक है? तो ये कह देना कि जी अवाम जाहिल है, ठीक है, तो ये मुनासिब नहीं है, ठीक है, हर किसी को जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर किसी की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन हाँ, मैं इस बात से एक हद तक मुत्तफ़िक हूँ कि हमारी आवाम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बिना सोच, शऊर और फ़िक्र के वो एक रैट रेस में लग पड़ते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं देख लिया तो वो उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं बेबुनियाद। जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, ये नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए कि उसका उसका बैकग्राउंड क्या है। क्या ये जो हम कर रहे हैं ये सोसाइटी में कोई वैल्यू ऐड करेगी, इसकी कोई सब्जेक्टिव वैल्यू है या नहीं है। तो ये कह देना कि जी ये सारी अवामी जाहिल है तो मैं पहले कह दी ये उनका एक मनफी रवैया है। मनती रवैया है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अपने लोगों को, अपने हम वतनों को, बल्कि किसी भी इंसान को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि सोशल मीडिया का हर एंगल के मालूमात पहुंचाने के साथ साथ शऊर की आगाही का एक मौसर तरीका है। बिल्कुल ऐसी है। बल्कि आपकी बात से मैं जो है वो कंटिन्यू करूँगा आपके सवाल से कि जैसे आपने कहा कि गिराने और उठाने वाला भी एक तासुर है हमारी सोसाइटी में, तो अगर कोई हिट हो रहा है तो उसको गिराने के लिए लोग लग पड़ते हैं, फिर जो हिट हो रहा है वो भी कुछ हरकतें उससे ऐसी सरजद हो जाती हैं कि जो वो है लोगों की क्रिटिसिज्म या लोगों की तनकीद के नल्ले में जो है ना वो इंसान आके फंस जाता है। तो अगर आप किसी पेडेस्टल पे जाके पहुंचते हैं तो आपको बड़ी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को संभाल के एहतियात के साथ उसका इस्तेमाल करें, और आपको अपनी जगह का हसासियत और उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है तो मैं उसको किस तरीके से जो है आगे इस्तेमाल करूँ उसका। ना माँ सिवाय कि आप उसको जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करें। ऊट पटांग अपनी वीडियोस बना के इंटेंशनली फेम के लिए उसको लीक आउट करते हैं, आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, कि जितने वो बदनाम ना होगे तो नाम ना होगा वाला कॉन्सेप्ट चला हुआ है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। यानी अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए रेटिंग कुछ भी कर ये सकते हैं। सारा रेटिंग का गेम है। अली भाई मैं तो बात करूंगा चैनल्स का भी बहुत बड़ा रोल है, अब मैं थोड़ा सा चैनल्स के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। अभी जैसे ईद से पहले रमज़ान ट्रांसमिशन हमारे मुल्क में, मैं तो ये कहूँगा कि रमज़ान ट्रांसमिशन तो नहीं, इनका एंटरटेनमेंट ट्रांसमिशन होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में तो उसमें एलिमेंट है ही नहीं है, सारा ग्लैमर उसमें और मेकअप और स्टाइलिंग और ज्वेलरी और कपड़े और ये चीज़ें बताई जा रही हैं। उसमें दीन या मज़हब का एलिमेंट नहीं है, उसमें कोई डिसेंसी वाला एलिमेंट नहीं है, उसमें कोई जो है वो सब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा, मॉरल नहीं दिया जा रहा कि हमें जो देखने वाली आवाम है, जो सादा आवाम है घर में बैठी हुई है, वो क्या इससे गेन करे। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट भी हूँ, हमारी जो है वो पाकिस्तान की आर्टिस्ट हैं जवेरिया साउथ, मुझे शदीद जो है उनसे इख्तलाफ भी है और मुझे दुख भी हुआ कि उन्होंने ऑन स्क्रीन इस तरह की बॉडी हरकतें की हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठ के कि अवाम ने शदीद उनको तनकीद किया कि जी उनको लाइव कॉलर्स की कॉल्स आ रही हैं वो, और उनके साथ एक हर्बलिस्ट हैं जो यूजुअली टोटके बताती हैं या टिपी चीज़ों के बारे में नेचुरोपैथी से जो है वो इलाज बताती हैं। तो कॉल्स उनको लाइव आ रही हैं और वो लोग अपनी बीमारियों के बारे में पूछ रहे हैं और वो जो है वो मुंह पे दुपट्टा वेल कर कर वो हंसे जा रहे हैं, ऑन एयर हंसे जा रही हैं। तो इतनी गैर संजीदा जहाँ पे रवैया हो जाए, मैं समझता हूँ कि जी आर्टिस्ट को अपनी वर्थ का ही नहीं पता कि मैं किस मुकाम पे किस पेडेस्टल पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ और मुझे क्या बात करनी है। एक जिम्मेदारी होती, ये जो कुर्सी जो सीट है इसकी एक जिम्मेदारी है, बिल्कुल आपने इसका एक हक अदा करता है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने हर हद क्रॉस कर दी और उनको मैं समझता हूँ अपने एज के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। अब वो छोटी बच्ची तो रही नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ें करती रहें, जी आप किसी के बारे में कुछ भी बोल लें, कोई भी जोक मार लें। अभी उन्होंने ईद की ट्रांसमिशन में ही जो है या साउथ ने जो है वो यमुना जैदी को क्रिटिसाइज़ कर दिया कि जी पत्थर के ज़माने की आर्टिस्ट हैं, और फिर वो हंसे जा रही हैं, फिर यासर नवाज भी उनके शो पे बैठे हुए हैं। वो भी जो है वो हंस रहे हैं और एम्बैरस भी हो रहे हैं, बहुत सारे और हमारे फनकार बैठे हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि चैनल्स को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। होता दरअसल ये ना कि वो आपको मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि रेटिंग का और एल्गोरिदम का गेम है। एक कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल होती है वो वहाँ से पकड़ी जाती है, फिर वो उसके क्लिप्स बनना शुरू होते हैं, मीम्स बनना शुरू होती है और वो वायरल हो जाती है। किस चैनल की? जी फलां चैनल की। तो चैनल को ऑटोमेटिकली व्यूवरशिप मिलती है, रेटिंग मिलती है। तो भले से सस्ती शोहरत मिल रही है, नेगेटिव शोहरत मिल रही है, लेकिन मिल रही है, लोग देख रहे हैं जी। जब ये साउथ नहीं एक मतलब, लेकिन अखलाकी तौर पे ये बहुत ही गरीबी हरकत है, किसी को डिग्रेड करना, किसी को रुस्वा करना, जलील करना, बहुत गलत हरकत है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, आप देखें फ़िज़ा अली, मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद करता हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट एज अ मॉडल तो मेरी बहुत फेवरेट रही हैं और अभी भी हैं माशाल्लाह। हाइटेड हैं, उनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ड्रेसेस बहुत अच्छे से कैरी करती हैं। लेकिन वो भी जो है वो मेरे ख्याल है सिटी 42 पे या सिटी 24 पे मॉर्निंग शो करती हैं।
उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जो अवाम को नहीं पसंद है और अवाम ने उनका मजाक उड़ाया। तो मैं समझता हूँ कि आप जिस सीट पे बैठी हो उसका लिहाज एहतराम करना चाहिए और सोच समझ के वो चीज़ें करनी चाहिए। और अब तो वो पॉडकास्ट भी करके फिजा दी और मुझे हैरत होती है कि वो ऐसे ऐसे लोगों को बिठा के मुझे इंटरव्यूज़ दे रही होती हैं कि मैं समझता हूँ कि जिनको देखना भी कोई पसंद नहीं करता, तो वो क्या है जी कि सिर्फ रेटिंग का चक्कर है। आप उनको सामने बिठा के जी आप बड़ी हमदर्द बन रही हैं, आप आंसू भी बहा रही हैं और आप उनकी अम्मा मुफी ताई बनी बैठी हैं, तो वो अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम बाशऊर है, अवाम को समझ आता है कि ये ड्रामा स्क्रिप्टेड है, ये प्लॉटेड है। तो कल की बात है, मैंने रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट देखा, वो अनमोल नूर के नाम से एक बड़ी कंट्रोवर्शियल और बड़ी, मैं तो कहूँगा बेहुदा किस्म की टिकटॉकर है, जो जिनका कंटेंट बहुत ही गलीज किस्म का है। उनको बिठा के जी उनके साथ वो काउंसलिंग कर रही है और उनसे बात कर रही है। ठीक है, बुलाएं, आपका हक बनता है, लेकिन आवाम को देखें, पीडीवी का भी एक दौर था ना, एक क्राइटेरिया था। अगर कोई इनवाइट किया जा रहा है, किसी को बुलाया जा रहा है, किसी को शो पे मधु किया जा रहा है, तो बैकग्राउंड स्टडी किया जाता है कि जी इसने क्या किया हुआ है, इसके क्रेडिट पे क्या है, इसने क्या जो है वो अचीवमेंट्स किए हैं मैं लाइफ में। ऐसे नहीं होता था कि जी कुछ भी बन गया, कुछ भी रिकॉर्ड हो गया तो आप उसको उठा के जब वो स्क्रीन पर डालें, ऐसा नहीं होता था। अब तो वही दौर आ गया कि जी जिसकी रेटिंग जितनी ज़्यादा है उसको उठा लें, बुला लें और आप भी जो है वो अपनी चैनल की रेटिंग आसमान पर चढ़ा लें। चाहता है उसका कंटेंट कुछ भी कुछ भी ना। तो ये बहुत एक गलत अलमिया चल पड़ा। इफ़त उमर की मैं बात करूँगा। इफ़त उमर तो मेरा ख्याल है कि उनका शुमार चंद नापसंदीदा तरीन औरतों में होता है और वो बयानात भी जो देती हैं, चाहे वो सियासी बयानात हो, तो उनमें वो टॉक्सिसिटी, वो जहर भरे अल्फाज वो साफ नज़र आते हैं लोगों को। और अभी उनकी बेटी की शादी थी या बेटे की शादी थी, तो उन्होंने वो शादी का, मुझे वो मुजरा माहौल ज़्यादा लग रहा था कि अधनंगे किस्म के कपड़े, मखलूत कल्चर, लड़के लड़कियां इकट्ठे नाच रहे हैं और डांस कर रहे हैं और दीदार भी नाच रहे हैं। ठीक है, शादी का माहौल है, नाचना अच्छी बात है, डांस कर रहे हैं, खुशी का सेलिब्रेशन, लेकिन आप वो उसको एक ऐसा रंग नहीं दे कि वो एक रकासाओं की महफिल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं, एग्जैक्टली। इनको वो चीज़ें दिखानी चाहिए जिससे हमारा कल्चर और हमारा दीन, इन ये सारी चीज़ों की भलाई हो। भलाई अब आप देखें ना कि जी इफ़त उमर साहिबा ने, उन्होंने जो है वो छोटा सा ब्लाउज पहना हुआ है, पीछे से इतना बड़ा उन्होंने बैकलेस पहना हुआ है, वो उसमें नाच रही हैं। हमारी टीवी की जो पाई की आर्टिस्ट है सबा हमीद जो है वो भी डांस कर रही हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इसके पीछे क्या इनका लॉजिक है और क्या है और क्या या ये लोगों को किस तरफ ले जा रहे हैं। किस तरफ ले जा रहे हैं। डेफिनेटली तबाही की तरफ ही इनकी ऐसी हरकतों की वजह से ये इनको पता नहीं कि घरों का माहौल क्या होता जा क्या होता जा रहा है। एग्जैक्टली, जो बच्चियां हैं जो नई परवान चढ़ रही हैं, जो ग्रोइंग एज में, वो क्या सीख रही हैं। वो क्या सही। तो ये बहुत एक गलत कल्चर है और इसको फ़रोग मिल रहा है और इसको रोकना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए। जैसे वो एक बहनों का एक चैनल है सिस्ट्रोलॉजी, मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आ सकी। हमने पहले भी बात की थी उनके बारे में किसी, कि वो किन चीज़ों को प्रमोट करती हैं, उन्होंने क्या सोसाइटी को दिया और क्या दे रही हैं। देखिए जी, अगर उनका आप कंटेंट उठा के देखिए तो मेरी भी समझ से बात है हाँ। कि जी मेरी बहन की बेटी का अकीका है, आई एम गेटिंग रेडी और मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ और मैं मेकअप, अपनी वार्डरोब दिखा अपनी रही हैं, वार्डरोब अपने दिखाना, किचन, अपने अपने लाइफस्टाइल बेडरूम दिखाना, अपने शशके दिखाना हाँ। और फिर बेडरूम्स तक की वीडियो, ठीक है। और आप, मैंने जैसे लास्ट प्रीवियस में बात की थी, आप गीले बालों से शावर लेके निकल रही हैं, मतलब ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, सेंसिटिव चीज़ें। ठीक है। बल्कि मैं माजी में देखा करता था अपने बचपन में कि जो बड़े बड़े उस दौर में सेलिब्रिटीज़ या पॉलिटिशियन होते थे, अगर उनकी मूवीज़ बन रही हैं, मतलब मुख्तलिफ फंक्शन में, प्रोग्राम में, शादियों पे, तो जब घर का गेट आता है, घर का बैरूनी दरवाज़ा आता है, तो उन्होंने कहा बस इससे आगे कैमरा आने की इजाज़त नहीं है। रसाई नहीं होती उससे आगे। बिल्कुल, उसके आगे बात ख़त्म। लेकिन ये क्या है कि मतलब नौजवान लड़कियों के बेडरूमों तक रसाई। ये बहुत एक बेहुदा कल्चर है मेरे ख्याल से। और वो कहते हैं ना जिसको ये एक ये वाला जो ऐसा नहीं है जिस चीज़ को वो कल्चर बना के पेश कर रहे हैं। पेश करें, करेक्ट। ये फैमिली ब्लॉगिंग का जब से कॉन्सेप्ट निकला है ना कि जी अपनी माँ बहन बेटी को आप कैमरा पे दिखाएं, पूरी दुनिया को दिखाएं, मैं समझता हूँ दीन की रूह से ये बहुत गलत कहा बिल्कुल। कि आप बेपर्दगी को प्रमोट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिलीज को बता लेना, आप अपनी घरेलू ज़िंदगी को बता रहे हैं। इवन प्रेगनेंसी का 9 मंथ फुल ब्लूम जो है वो प्रेग्नेंट खातून को, अपनी लेडी को बता रहे हैं आप, तो आपको शर्म से डोप पड़ना चाहिए बेवकूफ़ कि आप। और उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि उस पर जो ये पैसा अर्न कर रहे हैं वो हलाल है? किसी सूरत हलाल नहीं है, वो हराम है। ऐसे ना फीमेल हो या मेल हो, हर एक की एक ज़ाती ज़िंदगी है।
करेक्ट। एक प्राइवेसी है, वो कहाँ पे? कहाँ में एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इन चीज़ों में तो कुछ प्राइवेट है ही नहीं है ना, कोई प्राइवेसी नहीं है। और लोगों को भी इतना गलत सब्जेक्ट और गलत जो है वो तासुर दे रहे हैं और गलत एक रविश के ऊपर डाल रहे हैं, जिससे आगे चल के बहुत सारे मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में और मुआशी बिगाड़ पैदा हुए। अच्छा शादी, लास्ट प्रोग्राम में आपने रजब भट्ट के बारे में बात की, बल्कि हम दोनों ने ही गुफ्तगू की, तो उसका एक रिएक्शन देखने में आया, क्योंकि आपने बात की कि जी रजब भट्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी औकात क्या है, उसने सोसाइटी को क्या दिया है, वो एक अनपढ़ और जाहिल आदमी है। लेकिन मैंने रिएक्शन में देखा कि कमेंट्स जो आ रहे थे ना, उसमें लोगों ने आप पे ही तनकीद शुरू कर, मैंने पढ़े थे कमेंट्स और आप कौन है ये, क्योंकि वेरी सॉरी टू से, क्योंकि मैंने ये चीज़ इस बात को भी नोट किया है कि हमारे घरों से लेकर बाहर नौजवानों में रजब भट्ट साहब को बहुत पसंद किया जाता है कि लोग उनकी छोटी से छोटी बात पे भी तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियों की लड़कियाँ उनकी बहुत फ़ैन हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपनी बीवी को तलाक की, और एक लोग ये समझ रहे थे, जो उनके नकाक हैं, वो ये समझ रहे थे कि शायद अब उनकी वैल्यू कम होगी, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। लोगों ने तो उनकी बीवी को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ पे कहूँगा, वो जो आपने शुरू में मुझसे बात की थी कि जी जहालत का एक एलिमेंट और आंसर है, तो अब वो यहाँ पे लागू होता है कि अवाम इस कदर जाहिल हो चुकी है, इस कदर अंधी हो चुकी है कि उनको ये शऊर नहीं है कि वो बंदा जो है वो क्या पीच करे। अगर इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं तो उनसे मिला भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको उनके कंटेंट के थ्रू जानता हूँ, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब यहाँ पे जो हमारी आवाम है, जो अंधाधुंध उनको फॉलो कर रहे हैं, वो जहालत की जद में है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है कि उन्होंने मुल्क के लिए कोई बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया। कोई मुझे बताए ना क्या अचीवमेंट की है, कोई एक अचीवमेंट बता। मैंने उनके अक्सर फैन से बात की है, वो उनके रहन सहन से, उनके स्टाइल से बड़े मुतासिर हैं। वहाँ पे आप क्या कहेंगे? स्टाइल तो देखें, फिर मैं अगर बात करूं, बहुत से लोग आ जाते हैं, बहुत से लोग आ जाते हैं, बहुत सी शख्सियात ऐसी आ जाती हैं, सुपर भी हैं, मुतब्बर शख्सियात आ जाती हैं, जिन्होंने समाजी जो है फलाह व बहबूद के लिए काम किया। आप उनसे यूं ही इंस्पायर हुई थी। वाई रजब भट्ट? बिकॉज ही इज़ डूइंग फैमिली व्लॉगिंग और बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला एंड लेविश लाइफ स्टाइल एंड ऑल दैट। लोग इससे इम्प्रेस होते हैं। झूठी मतलब एक झूठी आर्टिफिशियल लाइफ से लोग इम्प्रेस होते हैं, वो चमक दमक देख के लोग पागल हो जाते शायद इस चमक दमक के अलावा मतलब और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, जैसा कि अब मैं खुद भी जानता है, क्योंकि पॉपुलैरिटी के बड़े एंगल्स हैं, कि अब आप आवाम को नहीं कुछ कह सकते, खा वो लीडर हो, चाहे वो कोई एक्टर हो या सोशल एक्टिविस्ट हो। अगर लोगों को वो भागया तो भागया, ठीक है। आप लोगों को क्या ज़बरदस्ती कहेंगे कि इसको इसको पसंद ना करो? नहीं, मैं ज़बरदस्ती तो आप किसी भी अपना फैसला या अपनी राय मुसलत कर ही नहीं सकते का। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, और हमारे देखने वालों को भी डेफिनेटली हो सकती है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप देखिए, ब्लाइंडली फॉलो मत करें उस इंसान की अचीवमेंट, उसका बैकग्राउंड, उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं सोसाइटी में, ठीक है, उसने कितनी वैल्यू ऐड की, आप उसको देखें। और फिर अगर आप फॉलो करते ही हैं, दैट मेक सेंस। क्योंकि अक्सर ये भी देखने में आया कि अगर उस बंदे की तालीम पे बात की जाए, तो लोग ये सुनकर भी भड़क जाते हैं कि हमें झूठे इंटेलेक्चुअल या झूठे पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, या खोखले पढ़े लिखे। वो बंदा सादा है, वो बंदा बेहतरीन है। उनके पास उसको डिफेंड करने के लिए बहुत सी एग्जाम्पल है। मैंने तो लेकिन पिछले दिनों में आपसे शायद बात की थी कि एक पामिस्ट हैं, लाला रुख साहबा, उनसे मैंने इंटरव्यू किया और उसके बारे में बात की, तो उन्होंने बड़ी नेगेटिव बातें की रजब भट्ट के बारे में। कभी वो कहें कि उसमें अनानियत है, उसमें रौनक है, उसमें गुरूर है, कि वो नोटों को ऐसे फेंक रहा है कि वो कहती है कि मेरा दिल दहल गया कि ये वो 100 रुपये का एक नोट है जिसको कमाने के लिए हमारे घर के बाहर सारा सारा दिन मजदूर बैठे रहते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं तो ये क्या कर रहा है कि किसी को कह रहा है वो देखो मुझे शेर का बच्चा मिल गया। खैर मैं उसके ना एंटी हूँ ना मोहब्बत करता हूँ, जस्ट मतलब ये हमारी सिर्फ एक राय है। अगर हम ये डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन कर रही है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं उसे हेट करता हूँ या उसे नफरत। ये मेरी राय है, और वो किसी को भी लेके हो सकती है। जैसे लोगों की राय है, वो उनको पसंद करते, मैं पसंद नहीं करता, मैं फॉलो नहीं करता। आई डोंट एडमायर हिम एज अ पर्सन, एज अ पब्लिक फिगर, एज एन इन्फ्लुएंसर। और पास्ट में जो मोटी मोटी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, वो कोई बड़ी काबिले जो है ना वो फ़ख्र या ऐसी नहीं है, अप्रिशिएटेबल नहीं है कि जो कहा जा सके, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से।